वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है हेरेड का विकास मॉडल और इसका हम पार्ट 3 ले रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत हमने हेरेड-डॉमर मॉडल की मान्यताएं और हेरेड का विकास मॉडल शुरू किया था और उसे पूरा भी किया। और अब हम लेते हैं पार्ट 3 में हेरेड के विकास मॉडल की आलोचनाएं। यद्यपि हेरेड के विकास मॉडल आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, किंतु इसमें भी कई कमियां हैं जिसके कारण इसकी कई प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं। तो हम प्रमुख आलोचनाओं को लेते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली आलोचना है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। हेरेड का विकास मॉडल कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है और इस कारण इसको संदेहास्पद और अविश्वसनीय भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में पूंजी श्रम अनुपात स्थिर नहीं रहता और उसमें काफ़ी हद तक परस्पर प्रतिस्थापन भी होता है। इसी तरह से आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका की हेरेड ने उपेक्षा की है, जो कि उचित नहीं है। फिर हेरेड ने यह भी मान लिया कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर पूर्ण रोजगार संतुलन होता है, लेकिन यह भी एक काल्पनिक धारणा है या मिथ्या धारणा है। और इसी प्रकार आय बचत अनुपात में भी स्थिरता नहीं रहती, उसमें भी परिवर्तन होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार का अभाव, पूंजी उत्पाद अनुपात को स्थिर मानकर चलना भी व्यवहारिक समस्याओं से मुंह मोड़ने के समान है। इसलिए इन अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण हेरेड के विकास मॉडल की आलोचना की जाती है। दूसरा बिंदु है पूंजी पर अत्यधिक जोर, एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन कैपिटल। हेरेड ने अपने विकास मॉडल में पूंजी पर अत्यधिक जोर दिया है और ये बात कहते हैं एरिक लुनबर्ग, और वो कहते हैं कि हेरेड ने पूंजी को ही विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मान लिया है, जो कि गलत है। जबकि वो कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्वे के विकास अध्ययन से यह सिद्ध किया गया है कि प्राविधिक अनुसंधान, शिक्षा और प्रशासन पूंजी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तीसरा बिंदु लेते हैं विकास की आवश्यक दर, यानी कि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, GW की जो अवधारणा है वह अस्पष्ट है और पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं। जहां एक और शेलिंग ने विकास की आवश्यक दर यानी कि GW की अवधारणा को अनिश्चित बताया और कहा कि निवेश संबंधी निर्णय समूची आर्थिक व्यवस्था द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि कुछ ही व्यक्तिगत फर्मों द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सभी फर्में उत्पादन का विस्तार नहीं करती, बल्कि कुछ में विकास की प्रवृत्ति होती है, कुछ में विस्तार की प्रवृत्ति होती है और कुछ ऐसी भी होती हैं जो जिनमें गिरावट का रुख होता है। और इसी प्रकार कुरिहारा भी कहते हैं कि हेरेड का विकास की आवश्यक दर केवल पूंजी के पूर्ण उपयोग की तो गारंटी देती है, लेकिन वह श्रम के पूर्ण रोजगार का आश्वासन नहीं देती। तो इस तरह से इस आधार पर भी हेरेड के मॉडल की आलोचना की जाती है। फिर नेक्स्ट है अर्धविकसित देशों के लिए अनुपयुक्त, अनसुटेड फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। हेरेड का विकास मॉडल वास्तव में विकसित देशों की समस्याओं से संबंधित है, उनके विकास की समस्याओं से संबंधित है। यह मॉडल विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी को दूर करने में सहायक है, किंतु अर्धविकसित देशों की संरचनात्मक, दीर्घकालीन और स्वाभाविक बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
वृद्धि के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रोथ इन इनकम। हैरेड का मॉडल अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है। वह केवल यह बताता है कि अगर अर्थव्यवस्था में एक बार आय में वृद्धि शुरू हो जाती है तो वो बढ़ती रहती है, लेकिन आय में वृद्धि क्यों होती है इसके कारणों को वह नहीं बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज दर और नव प्रवर्तनों को तटस्थ मानना अनुपयुक्त। हैरेड ने अपने विकास मॉडल में ब्याज की दर और नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशंस को तटस्थ मान लिया है और पूंजी उत्पाद अनुपात को भी स्थिर माना है, जबकि आधुनिक विकास की प्रक्रिया में ब्याज दर और इनोवेशंस की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट, प्रेरित निवेश पर अधिक जोर। एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हैरेड ने अपने विकास मॉडल में प्रेरित निवेश को विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक माना है, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि स्वायत्त निवेश की उन्होंने उपेक्षा की है। जबकि हम देखते हैं कि अर्ध विकसित देशों में सरकार द्वारा किए गए स्वायत्त निवेश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही कारण है कि हैरेड ने बाद में स्वायत्त निवेश को भी अपने मॉडल में जोड़ा। नेक्स्ट, विकास की प्राकृतिक या स्वाभाविक दर की अवधारणा दोषपूर्ण, फॉल्टी कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। इस संबंध में यीगर ने अपने एक अमेरिकन रिव्यू के लेख में उन्होंने हैरेड के विकास मॉडल में विकास की प्राकृतिक या स्वाभाविक अवधारणा, प्राकृतिक या स्वाभाविक विकास दर की जो उन्होंने अवधारणा दी थी उसको दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि विकास की उच्चतम सीमा श्रम की मात्रा और प्राकृतिक साधनों से ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि उनके उपयोग की विधि पर भी निर्भर करती है। प्राविधिक उन्नति यानी कि तकनीकी उन्नति और संगठन की विधि से भी श्रम और पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि से उत्पादन की उच्चतम सीमा प्राप्त की जा सकती है, चाहे पूंजी और श्रम की मात्रा स्थिर ही क्यों न हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार चक्रों के बारे में गलत धारणा, रॉन्ग कंसेप्ट फॉर ट्रेड साइकिल्स। हैरेड ने अपने विकास मॉडल में व्यापार चक्रों को सतत विकास के पथ से विचलन माना है और कहा कि जब अर्थव्यवस्था एक बार साम्य की स्थिति से हट जाती है तो वह पुनः उस साम्य की स्थिति में नहीं आ पाती है। लेकिन यह बात सदैव सच नहीं है, क्योंकि व्यापार चक्रों में भी उत्तरोत्तर बढ़ने और उत्तरोत्तर नीचे गिरने की एक सीमा होती है और उसके बाद वह स्थिति बदलती है। नेक्स्ट पॉइंट है समय विलंब की उपेक्षा, इग्नोर्स टाइम लैग। हैरेड के विकास मॉडल में समय विलंब की उपेक्षा की गई है, टाइम लैग को इग्नोर करता है यह मॉडल, क्योंकि निवेश उत्पादन और आय में वृद्धि से जब होती है तो उसमें कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है, तत्काल नहीं होता है, लेकिन हैरेड ने अपने मॉडल में इसकी उपेक्षा की है। तो इस प्रकार हैरेड के विकास मॉडल में कई कमियां हैं, अतः इसे विकास का पूर्ण मॉडल नहीं कहा जा सकता, किंतु फिर भी हम कहेंगे कि ये मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जेके मेहता कहते हैं कि हैरेड के विकास मॉडल को कुछ अपवादों को छोड़कर व्यवहार में लागू किया जा सकता है। हैरेड का यह मॉडल विकास मॉडल तथा चक्र विरोधी मॉडल दोनों हैं, क्योंकि एक और यह मॉडल बताता है कि आय क्यों बढ़ती है, दूसरी ओर यह मॉडल बताता है कि असाम्य की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है और यह असाम्य कैसे और अधिक खराब हो जाता है। तो इस तरह आर्थिक विकास के विश्लेषण के संदर्भ में हैरेड का मॉडल हमें महत्वपूर्ण नज़र आता है और इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में हैरेड के मॉडल का
महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लेते हैं डॉमर का विकास मॉडल, डॉमर्स ग्रोथ मॉडल। डॉमर का विकास मॉडल 1947 में अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित हुआ था और यह मॉडल कीन्स की विचारधारा पर आधारित है। इस मॉडल का प्रमुख उद्देश्य है उन तरीकों और साधनों का पता लगाना जिससे व्यापार चक्रों में सामयिक उतार चढ़ाव के कारण बाधाएं पैदा नहीं हो और व्यापार चक्र का वही रूप बनाए रखा जा सके जो अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर ले जाता हो। और इस संबंध में डॉमर की धारणा है कि संसार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सदैव ऊपर की ओर ले जाने वाला व्यवहार नहीं होता। अतः डॉमर का विकास मॉडल प्रमुख रूप से वृद्धि से संबंधित है और इसमें सामयिक उतार चढ़ाव का गौण स्थान है। डॉमर अपने विकास मॉडल में विनियोग की दोहरी भूमिका पर जोर देते हैं और वह कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में विनियोग किया जाता है तो विनियोग के कारण जहां एक और आय में वृद्धि होती है, क्योंकि विनियोग से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और रोजगार से लोगों को आय प्राप्त होती है, तो वहां दूसरी ओर विनियोग से अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि विनियोग जब होता है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अतः डॉमर ने अपने विकास मॉडल में यह बताने का प्रयास किया है कि पूर्ण रोजगार की दशा बनाए रखने के लिए विनियोग की दर क्या होनी चाहिए ताकि आय में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि दोनों ही आपस में बराबर रहें। डॉमर कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी एवं श्रम साधनों में पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए आय में निरंतर वृद्धि होना आवश्यक है और पूर्ण रोजगार की दशा में आय में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि ये दोनों ही समान रहते हैं। इसके आगे डॉमर कहते हैं कि यह संभव है कि विनियोग से उत्पादन क्षमता बढ़ जाने पर भी आय में वृद्धि न हो, तो ऐसी अवस्था में अधिक उत्पादन वाली वस्तुओं की मांग न होने से पूंजीगत साधनों एवं अन्य साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। अतः देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति को अगर बनाए रखना है तो उत्पादन क्षमता के बराबर ही वास्तविक आय का सृजन भी होना चाहिए। अब हम लेते हैं डॉमर के विकास मॉडल की मान्यताएं। सबसे पहली मान्यता है प्रारंभिक अवस्था में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तीसरा, बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता ली गई है, यानी कि अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का कोई स्थान नहीं है। चौथा, औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि एपीएस और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस दोनों आपस में बराबर रहती हैं। फिर पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों यथास्थिर रहती है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समायोजन का कार्य तत्काल हो जाता है, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई टाइम लैग नहीं रहता, समय अंतराल नहीं रहता है। फिर विकास मॉडल में प्रत्येक घटक को शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि शुद्ध बचत, शुद्ध निवेश आदि। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।